मैं अभय नारायण तिवारी संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए सेकंड सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र विषय के संदर्भ में परिचर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें हमें ये बताना है कि कुल 8 यूनिट पढ़ना है। जिसमें पहला यूनिट राजनीति शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र है। इसके अलावा आपकी राजनीति शास्त्र के पद्धति और राजनीति शास्त्र के अन्य विषयों से संबंध इसके बारे में पढ़ना है। तो राजनीति शास्त्र की परिभाषा आप लोग जानते ही हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है, कोई कहता है सरकार का विज्ञान है, कोई कहता है कि राजनीति शास्त्र राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र की परिभाषा गार्नर, इसके अलावा लास्की, इसके अलावा बार्कर ने दिया है। और राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में आप लोग जानते हैं कि राजनीति शास्त्र यूनान से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि यूनान के अंतर्गत पहले नगर राज्य थे और नगर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां हुआ करती थीं। वहीं से हम लोग धीरे धीरे नागरिक शास्त्र के जगह पर बाद में राजनीति शास्त्र बना, क्योंकि राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जिसका पोलिस का अर्थ है नगर राज्य। इसके अलावा इसकी जो प्रकृति व क्षेत्र की बात है, उसमें ये बताना है कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से चीजों का अध्ययन होता है। तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आप जानते हैं कि राज्य, सरकार, संविधान, इसके अलावा शासन प्रशासन के बारे में अध्ययन किया जाता है। पद्धति के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि राजनीति शास्त्र को किस पद्धति से हमें अध्ययन करना चाहिए, परंपरागत पद्धति से कि वैज्ञानिक पद्धति से कि व्यवहारवादी पद्धति से कि उत्तर व्यवहारवादी पद्धति से कि मार्क्सवादी पद्धति से। ये तमाम तरह की पद्धतियों के बारे में आपको इसमें अध्ययन करना होगा। इसके अलावा इसका अन्य विषयों से संबंध के बारे में ये बताना है कि राजनीति शास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, भूगोल से क्या संबंध है और विज्ञान से क्या संबंध है, कला से क्या संबंध है। इन बातों का अध्ययन आपको करना होगा। राजनीति शास्त्र का अन्य विषयों से संबंध है, क्योंकि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अन्य विषयों को अगर सहयोग न लिया जाए तो राजनीति शास्त्र का अध्ययन सरल और सुबोध ढंग से करना संभव नहीं है। इसके अलावा हम बता दें, यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के कौन कौन से उपागम है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के उपागम इसको थोड़ा सा मिटाना। उपागम, तो उपागम के अंतर्गत आपको परंपरागत उपागम, परंपरागत का मतलब जानते ही हैं कि जो चीजें परंपरागत
चीजें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, वही परंपरागत मानी जाती हैं। इसके अलावा आपको परंपरागत के अलावा संस्थागत चीजों को, संस्थागत उपागम, तीसरा इसमें जो चीजें हैं वो है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ऐतिहासिक का मतलब समझ ही रहे हैं, जिसमें इतिहास से संबंधित, इतिहास को मानक मान करके इन विषयों का अध्ययन किया जाए। ऐतिहासिक उपागम के साथ साथ सामाजिक 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 उपागम के अंतर्गत आपको समाज से संबंधित बातों का भी इसमें, इन विषयों में अध्ययन किया जाता है, उसे सहयोग मिलता है, उसको हम समझते हैं और राजनीति शास्त्र के विषय की परिपूर्णता कंप्लीट होती है। इसके अलावा आपको दार्शनिक उपागम एक पढ़ना है। दार्शनिक उपागम के मतलब दर्शन का महत्व है। राजनीति शास्त्र में भी दर्शन का योगदान है। मार्क्स एक दार्शनिक भी था और एक राजनीति चिंतन को देने वाला एक अभूतपूर्व व्यक्ति था, जिसने दर्शन दिया और उसने वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया, श्रमिकों के हित के बारे में जो सिद्धांत दिया, विचार दिया, वो आज भी जीवंत है। इसके अलावा दार्शनिक उपागम के अलावा आपको मानकीकरण उपागम के अंतर्गत, मानकीकरण उपागम के अंतर्गत मानव को महत्व दिया गया है। मानव से संबंधित बातों को ध्यान में रख करके इस विषय को अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम 20वीं शताब्दी में देखते हैं कि एक नया उपागम आ गया, वो है आधुनिक जो उपागम है व्यवहारवाद। और आधुनिक उपागम में व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक उपागम में ये 20वीं शताब्दी में इसका जो है डेवलपमेंट हुआ। मानव व्यवहारवाद में मानव व्यवहार को ध्यान में रखते हुए राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद व्यवहारवाद के में संशोधन करके विचारकों ने, आमंड पावेल ने एक विचार दिया कि मानव व्यवहार का ही अध्ययन नहीं आवश्यक है राजनीति शास्त्र में, बल्कि मानव व्यवहार के अतिरिक्त अन्य चीजों का भी राजनीति शास्त्र में ध्यान में रख करके अध्ययन और अध्यापन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार आपके राजनीति शास्त्र के उपागम का जो द्वितीय यूनिट है वो समाप्त होता है। तीसरा जो यूनिट है वो है तीसरा यूनिट जो आपका है आपके सिलेबस के अंतर्गत
तीसरे यूनिट के अंतर्गत राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा एवं उसके तत्व, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत गार्नर की परिभाषा परिपूर्ण है। गार्नर एक विद्वान है, उसने कहा कि राज्य जो है एक निश्चित भूभाग पर रहने वाला, एक निश्चित सरकार के माध्यम से एक अधिकार संप्रभुता की जो अपने अंदर क्षमता रखता है और जो बाहरी कार्यों से, बाहरी लोगों से, बाहरी सरकारों से हस्तक्षेप विहीन हो, वही राज्य है। यानी उन्होंने राज्य की परिभाषा के अंतर्गत 4 चीजों, जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग और चौथा संप्रभुता, 4 चीजों को उसने महत्वपूर्ण बताया। और 4 चीजें अगर अपने आप में परिपूर्ण है तभी उसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। कोई भी सरकार अगर किसी के अधीन संचालित होती है तो कंप्लीट रूप से वो राज्य का माफिक और राज्य के अनुरूप उसकी मान्यता नहीं मानी जाती है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत। जैसे भारत स्वतंत्रता से पहले राज्य के कैटेगरी में नहीं था, बल्कि एक उपनिवेशवाद, एक औपनिवेशिक यहाँ पर शासन था ब्रिटिश सरकार की, और हम कंप्लीट रूप से राज्य की दर्जा नहीं पाते थे। लेकिन आज स्वतंत्रता के बाद से भारत एक राज्य के रूप में विद्यमान है, जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा राज्य के अंतर्गत आपको राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। इस यूनिट के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपको बताना है। राज्य की उत्पत्ति आपको जानने से एक कल्पना दिमाग में आता होगा, जैसे कि पृथ्वी कैसे ओरिजिन हुआ, सूर्य कैसे बना, चंद्रमा कैसे बना। ठीक उसी प्रकार से विद्वानों ने ये सोचा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का निर्माण कैसे हुआ। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पहले आग का गोला था। आग के गोला होने के बाद, ठंडा होने के बाद पृथ्वी का स्वरूप ग्रहण हुआ और लिया। समुद्र बना, नदियां बनी, झीलें बनी, वनस्पतियां बनी, पेड़ पौधे बने। इसके अलावा आपको पशुएं, व्यक्ति, जानवर, ये सब जो है निर्माण हुआ। तो पहले आप कल्पना कर लीजिए कि राज्य जो आज आधुनिक राज्य देख रहे हैं, उस प्रकार के राज्य पहले पृथ्वी पर नहीं थी। पहले हमारी अवस्था जो है प्राकृतिक थी, और प्राकृतिक अवस्था ये थी कि न जेल था, न पुलिस थे, न दरोगा था, न कोर्ट था, और इस प्रकार की हमारी अवस्था जो है प्राकृतिक अवस्था मानी जाती है। तो राज्य की उत्पत्ति के सिलेबस के अंतर्गत आपको दैवी सिद्धांत पढ़ना है। दैवी सिद्धांत के अंतर्गत आपको ये बताना है कि राज्य की उत्पत्ति भगवान ने किया। किसने किया? भगवान ने, ईश्वर ने बनाया। राज्य को ईश्वर ने बनाया। इस सिद्धांत का मेन रूपरेखा है। इसके अलावा आपको बल का सिद्धांत है। बल के सिद्धांत के अंतर्गत शक्ति जो है आपको ये माना जाता है कि बल ने राज्य की उत्पत्ति हुआ,
बल के शक्ति के सिद्धांत और बल के सिद्धांत को आपको मॉर्गनथाउ से लेकर के अन्य विचारक मानते हैं, जिनका कहना है कि बल के आधार पर राज्य का उत्पत्ति हुआ। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते में हाब्स लॉक रूसो का विचार मेन है। हाब्स लॉक रूसो जो है विचारक सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत वर्णन किया जाता है, जिसमें इन्होंने अपना विचार दिया कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। पहले की अवस्था को प्राकृतिक मानते हैं और व्यक्ति आपस में समझौता किया, एक सरकार बनाया, एक राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार सामाजिक समझौते के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको विकासवादी सिद्धांत आता है। इसमें विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत जैसे आपको सर हेनरी मैन वगैरह का नाम दिया जा सकता है। इन्होंने हेनरी मैन, जेंक्स वगैरह का नाम दिया जा सकता है। ये लोग कहते हैं कि राज्य का विकास हुआ, राज्य एकाएक नहीं बना बल्कि धीरे धीरे बना। इसके अलावा आपको पढ़ना है मार्क्सवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत के बाद पढ़ना है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत बिल्कुल मार्क्स के विचारों पर आधारित है, जिन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति पूंजीपति जो है एक शोषण करने के लिए बनाया, जिससे हम गरीबों का शोषण करें और हम पूंजीपति बन जाए। ठीक है, तो ये शोषण का मार्क्स जो है राज्य को शोषण का यंत्र मानता है, शोषण का यंत्र मानता है। इसके अलावा आपका जो पढ़ना है वो है राज्य के कार्य। राज्य का कार्य इस यूनिट के अंतर्गत और पढ़ना है राज्य का कार्य। राज्य के कार्य के अंतर्गत माने राज्य को कौन कौन से कार्य करना चाहिए। आपको मालूम है कि राज्य को कानून व्यवस्था से लेकर के कल्याणकारी कार्य और तमाम तरह के जितने भी एक मानव के लिए, एक सभ्य मानव के लिए आवश्यक है, सारी जिम्मेदारी राज्य करती है। इसमें आपको आदर्शवादी सिद्धांत पढ़ना है राज्य के कार्य में। आदर्शवादी विचारक का नाम आप जानते होंगे, कांट है, हेगल है, इसके अलावा ब्रेडले है, अन्य विचारक। आप आदर्श का मतलब ये है कि इसमें आध्यात्मिकता, नैतिकता की बात सर्वोच्च होती है। इसके अलावा आइडियोलिस्टिक थियरी और लिबरल थियरी, यानी इसमें विचारवादी के विचार के अलावा उदारवादी एक विचार है। उदारवादी का मतलब आपको जानना चाहिए कि राज्य को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को उतना ही हस्तक्षेप करना चाहिए जितना एक सुकून की जिंदगी नागरिक जी सके। उदारवादी विचारकों में लास्की का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, लॉक का नाम लिया जा सकता है, बेंथम का नाम लिया जा सकता है। यानी लॉक, बेंथम, ग्रीन और लास्की का नाम दिया जा सकता है। इसके अलावा उदारवादी के बाद
समाज सोशलिस्ट थियरी आता है। सोशलिस्ट थियरी में समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आपको मार्क्स, लेनिन, माओ का भी नाम आप ले सकते हैं, स्टालिन का भी नाम गिना सकते हैं। ठीक है, माओ विचार पर आधारित चीन में आज भी इसका जो है शासन चल रहा है। मार्क्स के विचार आज भी जीवंत हैं किसी न किसी रूप में। इसके अलावा पढ़ना है कल्याणकारी सिद्धांत। कल्याणकारी सिद्धांत का मतलब यह है कि राज्य को लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। राज्य को लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। कार्य करना चाहिए, जिसमें लास्की मेन विचारक माना जाता है। लास्की जो है हमेशा कहता है कि हमेशा कल्याणकारी का कार्य करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को वही कार्य राज्य को करना चाहिए जो आवश्यक चीजें हैं। कोई कमजोर है, कोई बूढ़ा है, कोई गरीब है, उसको सहायता करना चाहिए। इसके अलावा चौथा जो यूनिट है आपको, वो है संप्रभुता। चौथा यूनिट है आपको संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब एक शक्ति है जो व्यक्ति को एक ऐसी शक्ति राज्य को देना चाहिए जिससे वो पूरे राज्य में अपनी बात को मनवा सके। इसके अलावा इस संप्रभुता में एक सिद्धांत है एकलवादी और दूसरा है बहुलवादी। एकलवादी का मतलब यह है कि संप्रभुता एक या एक संस्था के अधीन होगा। अब बहुलवादी का मतलब होता है कि संप्रभुता जो है एक से बहुत लोगों के बीच होगा। ठीक है, शक्ति सॉवरेंटी जो है केवल एक व्यक्ति के अंतर्गत एकलवादी में रहेगा, बहुलवादी में कई लोगों को माना जाता है। एकलवादी विचार के रूप में आप विचारकों में आपको मैकियावेली से लेकर के जितने भी आपके पहले के परंपरागत दार्शनिक हैं वो एकलवादी सिद्धांतों को ही मानते हैं। इसके बहुलवादी के अंतर्गत आप मैकाइवर वगैरह का नाम गिना सकते हैं, मैकाइवर। इसके अलावा और भी है, आप मिचेल्स का नाम ले सकते हैं। इसके अलावा आप जितने लास्की के बाद के विचारक हैं आधुनिक, वो सब बहुलवादी के अंतर्गत लगभग विचार को दिए हैं। वो कहते हैं कि शक्ति एक आदमी के अधीन नहीं है बल्कि कई संस्थाओं के अधीन है, जिसमें राज्य ही नहीं बल्कि अन्य संस्थाओं को उन्होंने सम्मिलित किया है, अन्य समुदायों को सम्मिलित किया है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है इसके अंतर्गत वो है कानून। कानून जो है आपके इस सिलेबस में है। कानून के अंतर्गत कानून की परिभाषा आवश्यक है कि कानून किसे कहते हैं, इसका स्रोत क्या है, कानून की परिभाषा, स्रोत,
इस वर्गीकरण, कानून का वर्गीकरण कैसे होगा इसमें हम समझा रहे हैं। पहले टॉपिक हम बता दे रहे हैं आपको। दंड पढ़ना है, इसके अलावा आपको इसका दंड एवं दंड के सिद्धांत, दंड के सिद्धांत। तो कानून की परिभाषा तो यही है कि जो एक नियमों के तहत, एक ऐसे सिद्धांतों के तहत कार्य किया जाए जो समाज के लिए हितकर हो, राज्य के लिए हितकर हो, व्यक्ति के लिए हितकर हो। इसके ओपेनहाइमर से लेकर के तमाम विद्वान जो है इसकी परिभाषा अपने ढंग से परिभाषित की है। कानून के स्रोत कई हैं, कुछ परंपराएं हैं। जैसे ब्रिटेन में परंपरा पर ही आधार पर जो है ये परंपराओं का वहाँ ज्यादा महत्व है। हाँ, कुछ परंपराएं हैं हर देश की, वो भी उसके स्रोत हैं। कुछ आध्यात्मिक पक्ष हैं। इसके अलावा आपकी जो दूसरे देशों से ले करके भी हम अपने कानून का रूपरेखा देते हैं, या हम भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पहले जो संविधान सभा का गठन हुआ था तो हमारी जो स्रोतें हैं तो अन्य देशों के संविधान और कानून को लिया गया है। हमारे अधिनियम 1935 से लेकर के 1947, 1909, 1919 ये तमाम तरह की जो अधिनियम थी वो स्रोत बने हैं और विश्व में भी ऐसे ही होता है। इसके अलावा वर्गीकरण की बात किया जाए तो कानून का वर्गीकरण होता है लिखित है कि अलिखित है। जैसे हमारा देश का संविधान लिखित है, भारत का लिखित है, और अलिखित में जो है ब्रिटेन का नाम हम अच्छे से ले सकते हैं। ब्रिटेन का जो संविधान जो है अलिखित माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ परंपराओं का महत्व है। अब एक प्रश्न उठता है, बच्चे पूछते भी हैं कि क्यों वहाँ का संविधान अलिखित माना जाता है, क्या वहाँ कानून नहीं है? तो कानून वहाँ पर है, क्या वहाँ कानून को लिखा नहीं जाता है? लिखा जाता है, लेकिन उस लिखने का कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ है और 2 घंटे 2 दिन के बाद जो है कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो संविधान का निर्माण हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को निर्माण होने के बाद आज संविधान में कोई परिवर्तन होता है तो उसके लिए संविधान संशोधन हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, वो कानून बनाती है और उसमें परिवर्तन करती है। तो इसलिए हमारा लिखित है और ब्रिटेन का अलिखित माना जाता है। इसके अलावा दंड है। दंड का है, दंड का सिद्धांत जो है, दंड का मतलब यह है कि दंड किस रूप में हो। मान लीजिए शारीरिक दंड हो सकता है, मानसिक दंड हो सकता है, आर्थिक दंड हो सकता है। तो ये दंड के कई प्रकार हैं और इसके सिद्धांत भी कई रूपों में देखने को मिलेगा कि मानवीय है कि आपको आर्थिक रूप से दिया जा रहा है कि किस रूप में दिया जा रहा है, उसके अनुसार जो है दंड के सिद्धांत बने हुए हैं। और दंड के सिद्धांत हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है। मनु और कौटिल्य ने भी दंड के सिद्धांतों का वर्णन किया है और आज भी हम दंड के सिद्धांत का जो है परिपालन विश्व पाश्चात्य देशों के विचारकों के विचारों के अनुरूप मानते हैं। इसके अलावा आपको 5वां जो यूनिट आपको पढ़ना है वो है स्वतंत्रता, पांचवा यूनिट है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, न्याय शक्ति। जैसे पहले हम स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात कर दें तो स्वतंत्रता जो है
का मतलब ये है कि व्यक्ति को जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, और समानता का मतलब ये है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए पुरुष और स्त्री में, और इसके अलावा जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ समानता का मतलब हम सभी व्यक्ति हैं और मानव हैं, इसलिए हमें कानून के दायरे में सबको बराबर समझना चाहिए। और ये हम लोग, डाइसी ने ये सिद्धांत दिया समानता का, और डाइसी एक विचारक था जो ब्रिटेन से संबंध रखता था। आज भी ये हमारे यहाँ भी समानता का अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है, जो समानता का अधिकार जो है माना जाता है। न्याय का मतलब समझ ही रहे हैं कि कोई भी कार्य न्याय संगत हो, यानी हम जो है कोई भेदभाव ऐसा हम जितना कार्य करें उतना वेतन मिले। हमारे साथ अगर हम कम अपराध किए हैं तो उसके अनुरूप दंड मिले, ज्यादा अपराध किए हैं तो उसके अनुरूप दंड मिले, यानी कोई भी पक्षपात न हो, उसी को न्यायुक्त कहते हैं, और वो सरकार जो है न्यायुक्त है। और हम लोग अब भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात किए हैं। इसके अलावा भी आपको शक्ति के अलावा वैधता की बात किया गया है। वैधता कि क्या वैध है, कौन लीगल है, कौन सा इनलीगल है, वो भी आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। इसके अलावा प्राधिकार की बात किया गया है। तो प्राधिकार के अंतर्गत ये है कि किसके अधीन क्या है। जैसे मान लीजिए पुलिस का अधिकार क्या है, पुलिस विभाग का अधिकार अपने क्राइम क्षेत्रों से है। इसी के अलावा जो है मान लीजिए वन विभाग है तो वन के क्षेत्र तक सीमित है। तो प्राधिकार हर व्यक्ति का, हर संस्था की अलग होती है, और इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको हमें प्राधिकार के अलावा हमारी जो व्यवस्थापन के बारे में भी पढ़ना है कि व्यवस्थापन किस ढंग का होना चाहिए, कहाँ की व्यवस्था कैसी है, हमारे यहाँ उदारवादी है कि एकलवादी है, कि किस प्रकार की व्यवस्था है, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। इसके अलावा हमें अधिकार, कर्तव्य, अधिकार, कर्तव्य, कर्तव्य और राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है। राजनीतिक संस्कृति थोड़ा सा आप लोगों को नया शब्द लग रहा होगा। राजनीतिक संस्कृति का मतलब यह है कि राजनीति में हमारी जो सांस्कृतिक चीजें हैं, जैसे हमारी सांस्कृतिक चीजें क्या है कि हम लोग एक संयुक्त परिवार को लेके चलते हैं, एक पिता के वर्चस्व को स्वीकार करते हैं, एक हम एकल परिवार का जगह पर हम लोग बहु सदस्यीय परिवार को मान्यता देते हैं, जिसमें दादा, दादी, पिता, माता और भाई बहन वगैरह, यानी संयुक्त परिवार जिसे कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे यहाँ परंपराएं हैं, हमारे यहाँ संस्कृतियां हैं। इसके अलावा हम जो त्योहार मनाते हैं वो भी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हम जो हमारी विवाह है वो भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो राजनीति के अंतर्गत संस्कृतियों का भी अध्ययन किया जाता है, और संस्कृति से जोड़ करके जब राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वो राजनीतिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसमें सीवी गेना, सीवी
वोबा वोबा के नाम जो है महत्वपूर्ण है। ये हमारे विचारक हैं जो संस्कृतियों का महत्व देते हैं। इसके अलावा राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात होती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का मतलब यह है कि आधुनिकीकरण उसे कहा जाता है जब हम अधिक से अधिक लोग राजनीति से जुड़ते हैं, हम वोट देते हैं या हम मतदान जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, तो ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का द्योतक है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत ये है कि हम बढ़ चढ़ करके आधुनिक तरीके से हम राजनीति करें, आधुनिक तरीके से हम मतदान करें, आधुनिक तरीके से मतगणना हो, आधुनिक तरीके से सारे जो हमारे क्रियाकलाप राजनीति का है वो संचालित हो। पहले के जो हमारे राजनीति करने का ढंग था, हमें वोट देने का ढंग था, वो परंपरागत थी। यूनान में लोग हाथ उठा करके और मतदान करते थे और मत देते थे, लेकिन बाद में जब जनसंख्या अधिक होती गई तो हम लोग मतदान जो है देना शुरू कर दिए। इसके अलावा आपको राजनीतिक आधुनिकीकरण के अलावा आपको राजनीतिक एक विकास की भी टॉपिक है, राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास किसे कहेंगे? राजनीतिक विकास उसे कहते हैं जब हम बढ़ चढ़ करके राजनीति के अंतर्गत हिस्सा लें, सरकार में सहमति व्यक्त करें, सरकार को हम लोकतांत्रिक तरीके से नकारें या शाबाशी दें, तो ये हमारी राजनीतिक विकास का द्योतक है। हम अधिक से अधिक मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान नहीं करते हैं, इसका मतलब कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास हमारे विश्व के वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो नवोदित राष्ट्र हैं, जो स्वतंत्रता के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्वतंत्र हुए हैं, वो ज्यादातर देश आते हैं जहां राजनीतिक विकास अभी अल्प अवस्था में है। इसके अलावा आपको आधुनिकीकरण, मॉडर्निज्म, आधुनिकीकरण के बाद आधुनिकीकरण के बाद की जो स्थिति है, इसके बारे में आधुनिकीकरण के बाद ज्यादा आधुनिकीकरण भी मतलब एक खराब स्थिति में ले जा सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि ओवर एडवांस जो है कभी कभी नुकसान कर देता है। तो उत्तर आधुनिकीकरण का मतलब ये है, आधुनिकीकरण के बाद मतलब उत्तर आधुनिकीकरण उसे कहते हैं जो आधुनिकीकरण की बाद की स्थिति हो और इसमें परंपरागत चीजों को, अच्छाइयों को इसमें अपनाते हैं, नैतिकता को अपनाते हैं, मानवता को अपनाते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए हम आधुनिकता को बढ़ाते हैं, वही उत्तर आधुनिकीकरण कहलाता है। इसके अलावा जो टॉपिक है 6 नंबर पर, वो है आदर्शवाद, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, अराजकतावाद, समाजवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, औपनिवेशिकवाद, राष्ट्रवाद, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। आदर्शवाद में आदर्श की बात आप जानते हैं, हेगल वगैरह जो विचारक हैं आदर्शवादी हैं। व्यक्तिवादी में लाक का नाम आप ले सकते हैं।
अराजकतावाद में आप प्रौढ़ा प्रौढ़ा का नाम ले सकते हैं। ये अराजकतावाद राज्य की मान्यता नहीं देता है। वो कहता है कि राज्य व्यक्ति के लिए राज्य जो है नहीं होना चाहिए। समाजवाद में सबकी समानता का बात किया जाता है, तो ये मार्क्स वगैरह का नाम आप जानते ही हैं, ये इससे जुड़ा है। पूंजीवाद में पूंजीपतियों का नाम लिया जा सकता है, जिसमें आपको लाख से लेकर के ग्रेन मैकियावली वगैरह का भी नाम लिया जा सकता है। साम्राज्यवाद में साम्राज्य की बढ़ोतरी की बात किया जाता है, जिसमें साम्राज्यवादी विचारधारा को बल मिलता है। और एक तरीके से लेनिन भी अगर कहा जाए तो एक तरीके से श्रमिकों के अधिनायक तंत्र की बात करता है, और ये साम्राज्यवाद का एक सिद्धांत दिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका एक तरीके से साम्राज्यवादी तरीके के सिद्धांतों पर बढ़ करके पूरे विश्व में राज करने की कोशिश किया। और इसके अलावा आपका औपनिवेशिकवाद के अंतर्गत अगर मान लीजिए कि कोई सरकार है और दूसरे देश पर अपना कब्जा करके शासन करता है, तो औपनिवेशिकवाद उसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि एक राष्ट्र को जिसमें ज्यादातर हम हिटलर और मुसोलिनी का नाम पूरे गर्व के साथ ले सकते हैं कि मुसोलिनी ने राष्ट्रवाद के सिद्धांत को बहुत जो है प्रबलता से प्रस्तुत किया, और इटली के डेवलपमेंट को उसने आगे बढ़ाया। मुसोलिनी जो है हमेशा राष्ट्रवाद की हिमायती करता था। इसके अलावा आपको जो 7वां टॉपिक है वो है सातवां टॉपिक के अंतर्गत पार्लियामेंट्री प्राइमरी सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फेडरल, यानी आपको 7वां में आपको ये पढ़ना है कि संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संघीय, परिसंघीय, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल के अलावा दबाव समूह, ये सब पढ़ना है। आप संसदात्मक का मतलब ये है कि जहां का शासन में सर्वोच्चता संसद को है, वो संसदात्मक शासन प्रणाली कहलाएगी। जहां का राष्ट्रपति प्रमुख होता है वो अध्यक्षात्मक कहलाता है। और संघीय का मतलब कई राज्यों का एक संघ होता है, जैसे भारत एक क्या है, संघीय राज्य है। पर संघीय का मतलब जैसे स्विट्जरलैंड को आप गिन सकते हैं, स्विट्जरलैंड जो है एक परिसंघीय है। इसके अलावा परिसंघीय में सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ का भी नाम गिन सकते हैं। हालांकि वो संघीय अपने को मानता है, लेकिन परिसंघ का मतलब ये समझौता करे और जब समय आवे स्वतंत्र हो जाए। और सोवियत संघ में ऐसा हुआ है कि ये 1991 में इसके राज्य जो है स्वतंत्र हो गए। इसके अलावा आपको राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना है, जिसमें वर्ग जो है राजनीतिक दल की परिभाषा प्रमुख रूप से शुरुआती दौर में दिया कि राजनीतिक दल जो है एक सिद्धांतों के आधार पर एक संगठित समूह है जो सरकार बनाने के लिए प्रयास करती है। राजनीतिक दल जो है सरकार बनाने के लिए जनता का मत लेकर के, जनता का अधिकार लेकर के एक सरकार की संचालित करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है।
अब राजनीतिक दल भी कई प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय होता है, क्षेत्रीय होता है। इसके अलावा कहीं एक दलीय प्रणाली है, कहीं द्विदलीय प्रणाली है, कहीं बहुदलीय प्रणाली है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। द्विदलीय जो है ब्रिटेन और अमेरिका में प्रमुख रूप से है। इसके मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर जो दलों की जो मान्यता है वो प्रमुख रूप से है। आने जो दल जो है उभर नहीं पाते या समाप्त हो जाते हैं, उनकी मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ बहुदलीय है। हमारे यहाँ रोज जो है नई नई पार्टियां बनती हैं। हालांकि सरकार उसी की बनती है जो बहुमत प्राप्त होता है। एक दलीय शासन प्रणाली चीन का उदाहरण लिया जा सकता है, जहां पर माओ के सिद्धांतों पर एक दलीय प्रणाली आज भी संचालित हो रही है और है। पूर्व सोवियत संघ में भी एक दलीय शासन प्रणाली थी। इसके अलावा आपको दबाव समूह का मतलब यह है कि एक प्रेशर ग्रुप, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ओडेगार्ड वगैरह ने परिभाषा दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी कार्य अगर सरकार गलत कर रही है तो हमें एक समूह बना करके सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वो गलत कार्य नहीं हो। जैसे भारत में अखिल विद्यार्थी परिषद, गो रक्षा संघ, इसके अलावा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये तमाम तरह के दबाव समूह कार्य कर रहे हैं जो सरकार को मनमानी करने से रोकती है और वो अपने संस्थान को, अपने संगठन को हितों की रक्षा करती है। इसके अलावा आपको जो 8वां टॉपिक है और अंतिम यूनिट है, आपको वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत है संविधान, लोकतंत्र या प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, इसके अलावा लोकमत, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये संविधान का मतलब जानते हैं, जहां विधियों का संग्रह होता है और एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन को संचालित करते हैं। लोकतंत्र का मतलब जानते ही हैं, प्रजातंत्र का मतलब लोगों का शासन होता है। इसके अलावा अधिनायक तंत्र में सरकार जो है निरंकुश होती है और मनमानी कार्य करती है, इसमें जनता का कोई स्वतंत्रता नहीं होता। लोक का मतलब पब्लिक ओपिनियन, यानी कोई भी कार्य जनता अपना मत देती है कि ये कार्य ठीक है कि नहीं है, और बिना लोकमत के लोकतंत्र सफल नहीं होता है। जिसमें आपका लोकमत निर्माण करने में प्रेस, रेडियो, जनसभाएं अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा आपको सामाजिक न्याय के बारे में जो पढ़ना है वो है कि समाज में कोई भी न्याय तभी कहा जाएगा जब जातिगत भेदभाव खत्म हो और छुआछूत की भावना न हो। इसके अलावा सभी धर्म को समान भाव से देखा जाए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि सभी धर्म को समान दर्जा हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हम सभी लोग जो है सभी धर्मों का आदर करते हैं। इसके अलावा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि शक्ति एक नीचे स्तर तक जनता के अंतर्गत हो, जिसमें आप पंचायती राज का जो कंसेप्ट आया है वो एक तरीके से
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही एक दूसरा नाम कह सकते हैं। और हम लोग स्थानीय स्तर पर जनता को अधिकार देते हैं, ग्राम प्रधान को चुनाव करते हैं। ग्राम प्रधान जो है अपने निचले स्तर तक कार्य को संपादित करता है, जनता के हितों का ध्यान देता है, नालियों को बनवाता है, बिजली विद्युत की भी व्यवस्था सरकार से कर करके करवाता है, छोटे मोटे झगड़ों का निस्तारण करता है, जिसमें हम लोगों का गांधी जी के विचारों का एक सिद्धांत जो उन्होंने देखा था कि जो 70% लोग गांवों में निवास करते हैं उनको शक्ति देना चाहिए, तभी सही लोकतंत्र सफल होगा। और 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से हम लोग 73वें व 74वें संशोधन के माध्यम से हम लोग इसको साकार रूप दिए हैं। यही टॉपिक मुख्य रूप से 8 टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें आप विषय का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो भी कोई किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होगी तो बताएंगे। आपको पढ़ने के लिए ज्ञान श्री सिंधु, ओपी गाबा वगैरह की किताब कहीं से मिल जाए तो उसको जो है आप संपर्क कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। ओपी गाबा और ज्ञान श्री सिंधु, ये जो है राइटर मुख्य रूप से प्रमुख हैं, जिनकी किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी में जो भी आप पढ़ने में आपका माध्यम हो उसको अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपको सहयोग प्रदान करे परीक्षा में और ज्ञान अर्जन में सहयोग प्रदान करे। धन्यवाद आप सबको।